हमने जब डेटा वेयर हाउस का कंसेप्ट पढ़ा था तब हमने ये डायग्राम देखी थी। ये डायग्राम हमें अच्छे से समझ आ गई थी कि इस डायग्राम का मतलब क्या है, डेटा वेयर हाउस का मतलब क्या है, डेटा मार्ट्स का मतलब क्या है। ठीक है। और तब आई थिंक डायग्राम थोड़ी क्लियर नहीं थी। ये आपको क्लियर डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है। और इसमें अब हम पढ़ेंगे ओ और ओ में क्या फ़र्क है। आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, जस्ट एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, एक नया नाम इंट्रोड्यूस हो गया ओ और ओ। ठीक है। तो अगर एक बार रिकैप दे दूं तो हमने ये पढ़ा था कि यार जो भी हमारी डेली ऑपरेशंस होते हैं, अगर हमने इंसर्ट करना है डेटाबेस में, सर्च करना है, अपडेट करना है, ठीक है, और जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं एक वेबसाइट को चलाने के लिए, ठीक है, तो उसको वो चीज़ जो ये चीज़ है वो उसके लिए यूज़ होएगी, ये वाला जो डेटाबेस है उसके लिए यूज़ होंगे। और इन डेटाबेसेस को हम फिर क्या सोचा हमने कि यार आगे यूज़ करते हैं क्योंकि इतना सारा डेटा है। ठीक है। इसको एनालाइज करते हैं और कुछ ट्रेंड्स एनालाइज करते हैं, जिसके ग्राफ्स एनालाइज करते हैं, फिर हमने डेटा वेयर हाउस में इसको स्टोर कर दिया। ठीक है। तो इसी चीज़ को अगर हम आगे ऐड ऑन करें तो जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं OLTP, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के रिलेटेड है। ठीक है। तो इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, टी मतलब ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। और OLAP मतलब एनालिटिकल। OLAP इधर आ गया, मतलब कि जो ट्रांजैक्शन डेटाबेस है उन डेटाबेसिस से जो डेटा है वो कहाँ पे जा रहा है, डेटा वेयर हाउसेज में जाने की एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। ये यहाँ पे सिर्फ हमारे ऑपरेशंस हो रहे थे, डे टू डे ऑपरेशंस, जिससे कि वेबसाइट फंक्शनल होने के लिए चाहिए। और यहाँ पे एनालाइज करेंगे, हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डिस्कस होंगी यहाँ पे, जिससे कि हमारा ये प्रोडक्ट डिसाइड होगा कि किस तरह के एक्टर को दिखाना है या कस्टमर्स को दिखाना है वेबसाइट पे डेटा। और हमारे डे टू डे ऑपरेशन सर्च गेट जो डेटाबेस में करते हैं इफेक्ट होंगे उससे। ठीक है। ये है टैक्टिकल, ये है स्ट्रेटजिकल। ये हम चेस में भी यूज़ कर सकते हैं, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी डिराइव्स द टैक्ट, स्ट्रेटजी जितना हम गेम से खेलते हैं और उससे हमारी जो टैक्टिक्स हैं, टैक्टिक्स हमें मिलते हैं फिर। ठीक है। स्ट्रेटजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है। तो ये स्ट्रेटजिकल पार्ट आ गया, ये ऑपरेशनल पार्ट आ गया, टैक्टिकल पार्ट आ गया। आई होप इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ऑपरेशन टैक्टिक वर्सेस स्ट्रेटजिक एनालिटिक। ठीक है। टैक्टिक पता चल गया, ऑपरेशनल जो डे टू डे डेली डेटाबेस, जो ये डेटाबेसेस हमारे यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि गेट के लिए सर्चिंग की सर्चिंग हो रही है इसमें। ठीक है। इस कस्टमर के लिए, जो भी कस्टमर आ रहा है इस वेबसाइट पे, और ये स्ट्रेटजिकल डिसीजन ले रहे हैं, यहाँ पे हर कस्टमर का डेटा है, इसमें हम ट्रेंड्स एनालाइज करेंगे, कौन सी लोकेशन ज़्यादा बेटर है, जो अलग अलग कौन सा ब्राउज़र बेटर है, वो सब हम एनालाइज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट कंसीडर्ड व्हेन डीलिंग विद डेटाबेस सिस्टम, like no race condition, able to update search efficiently, consistency। ऑपरेशनल डेटाबेस ऑपरेशन में क्या होगा, हमें ये होगा कि यार कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे एक बंदे ने लेटर सपोज बुक कर रहा है कोई टिकट, ठीक है, और दूसरा बंदा मूवी की टिकट बुक कर रहा है, ठीक है, दोनों को सेम सीट अलॉट हो जाए एक टाइम पे। अगर एक बंदे को एक सीट अलॉट हो गई तो दूसरे बंदे को एरर दे दे कि सीट हैज़ ऑलरेडी बिन अलॉटेड। तो वो सब ऑपरेशंस के रिगार्डिंग हो गया, तो जिससे कि वो साइट चलती रहे, जिससे कि वो बुकिंग ऐप चलती रहे। ठीक है। तो टेक्टिकल डिसीजन में अपडेट और जो हमारी सर्चिंग है मैटर करती है काफ़ी। और जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो स्ट्रेटजी में हम ये बात करते हैं कि यार जो ये मूवी है, मूवी कितना अर्न कर रही है कौन सी स्टेट में, ठीक है, और कौन सी स्टेट में हमें मूवी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें लॉस ही हो रहा है। ठीक है। हम इतना प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये सारे हमारे जो डिसीजन जो हो जाते हैं वो हो जाते हैं स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस, और इसके लिए ही हमारा डेटा वेयर हाउस यूज़ होता है। जो हमारे एनालिटिकल डिसीजंस होते हैं उसके लिए ही यूज़ होता है। ठीक है। आप ध्यान से सुनो, ठीक है, इधर उधर मत देखो, इधर ही देखो जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करना। अभी हम पढ़ेंगे ओलैप और OLTP में डिफरेंस। ठीक है। ओलैप मतलब ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। और OLTP कहाँ पे आ रही थी, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, OLTP ये है, ओलैप ये है। पहले OLTP कर लेते हैं। ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे, OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग। ऑपरेशनल डेटा होगा, डेली जो डेटा कस्टमर का डेटा है पूरा उसमें वो डेटा होगा। ट्रेडिशनल डेटा बेसिस हमारे यूज़ होंगे। ठीक है। और इसमें सर्चिंग बहुत होएगी। ठीक है। अगर यूज़र को देखना है कि यार मैंने कौन सी मूवी टिकट बुक की है, शो करते हैं ना हम, तो वहाँ पे सर्चिंग होएगी डेटाबेस में, और अपडेट बड़े होंगे डेटाबेस में। ठीक है। लेट अस सपोज अगर हमने ये अपडेट में क्या हम कर सकते हैं, लेट सपोज मैंने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, लेट अस सपोज मैंने अपना नाम
चेंज करना है, ठीक है, अपडेट्स उसमें होंगे। तो ओ में जनरली अपडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जहाँ ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर का स्टेटस चेंज होता रहता है, ठीक है, कि अभी प्रोसेसिंग में, अभी शिफ्ट है, तो वो काफ़ी अपडेट्स होते हैं डेटाबेसेस के अंदर। और ये ओ ऐसा चीज़ है कि जो नेसेसरी है एक सिस्टम को वर्किंग के लिए, ठीक है, अगर वो डेटाबेसेस ही नहीं होंगे तो सिस्टम कैसे काम करेगा। और इसमें क्या है कि हम डेटाबेसेस इस तरह से डिज़ाइन करते हैं सच दैट वो जो टेबल्स हैं, वो जितने भी हमारे जो कीज़ होती हैं नॉर्मलाइज्ड हो, सब कुछ नॉर्मलाइज्ड टेबल हो, सो दैट कोई रिडंडेंसी ना हो। एंड अगर सपोज हमें कोई एक की अपडेट करनी है किसी भी टेबल में, ऐसा ना हो कि हमें मल्टीपल टेबल में सेम ही की अपडेट करनी पड़ रही हो, क्योंकि जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स में सेम एंट्री को अपडेट कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि हम मिस आउट कर जाएं किसी एक टेबल में अपडेट करना, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ टेबल्स, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा जब आपने DBMS पढ़ा होगा कि नॉर्मलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने सीखा भी होगा 3NF अलग अलग जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स होती हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा, ठीक है। सिंपल है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब रिडंडेंसी ना हो, हमें OLTP में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, और जिससे कि हमारी सर्च भी एफिशिएंट हो। और OLTP में वी आर कंसर्न्ड कि हमें सिंपल जो एक 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 पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा है, क्योंकि कस्टमर सर्च कर रहा है, हम उस कस्टमर के कॉरस्पॉन्डिंग उसको बता रहे हैं तुमने ये मूवी ली है, ये टाइमिंग है। हमें बाकी कस्टमर से लेना देना नहीं, उसको बाकी कस्टमर का डेटा नहीं दिखना चाहिए, उसको सिर्फ अपना दिखना चाहिए। इसलिए हम इसको बोलते हैं पॉइंट क्वेरीज। जो हमारी क्वेरीज होती है, जो हम क्वेरी लिखेंगे, सीक्वल की क्वेरी लिखेंगे, जब कोई भी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है, तो वो क्वेरीज सिर्फ उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उस स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होएगी, करेक्ट। तो वो एक उस स्पेसिफिक कस्टमर की डिटेल लेके देगी, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट क्वेरीज आर जनरली इन्वॉल्व इन OLTP। आई होप आपको OLTP अच्छे से समझ आ गया, ठीक है। OLTP हम क्या था, OLTP में फिर से बता देता हूँ। OLTP हम ये है, ये वाला पार्ट है OLTP जो कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहा है। OLAP जब हमने OLTP से ट्रांसफ़र करते हैं डेटा यहाँ पे, तो वो OLAP हो गया। अभी OLAP के बारे में पढ़ेंगे हम, ये OLAP क्या है। OLAP अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल डेटा होगा ऑब्वियसली इसमें, क्योंकि हमने जो डेटा था कस्टमर का वो मूव किया और OLAP में डाल दिया, तो वो कुछ टाइम के बाद ओल्ड होगा, हिस्टोरिकल डेटा बन गया। और वो हमें उससे हम यूज़फुल इंसाइट्स निकालते हैं, ठीक है। जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, जो कोई भी इंजीनियर होता है, वो यूज़फुल इंसाइट्स निकालता है, उससे ट्रेंड्स एनालाइज करता है, क्लस्टरिंग करता है डेटा की, ये वन सेट ऑफ डेटा है, ये अनदर सेट ऑफ डेटा है, या फिर यहाँ पे कोविड ज़्यादा फैला हुआ, यहाँ पे कम कोविड फैला हुआ, अलग अलग क्लस्टर्स बन जाते हैं डेटा के, और समराइज करते हैं हम फिर उस चीज़ को, ठीक है। OLAP उस चीज़ के लिए ज़्यादा बेटर है। और OLAP में हम इतनी अपडेट्स नहीं चाहिए, जैसे OLTP में अपडेट्स बड़ी होती है ना, OLAP में एक बार डेटा आ गया, ठीक है, हमें उस डेटा से खेलना है, ठीक है। और क्वेरीज जनरली एनालिटिकल होंगे रेदर देन ऑपरेशनल, ऑब्वियसली, क्योंकि हमें एनालाइज करना है डेटा को, कोई डे टू डे फंक्शनिंग नहीं हो रही वहाँ पे जो ऑपरेशन के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हम वहाँ पे जो ट्रांजैक्शन के रिलेटेड बातें करेंगे। तो ये यूज़फुल होगा हमारी स्ट्रेटजी का डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन, जिससे कि हमारा शेप होगा पूरा प्रोडक्ट, पूरी वेबसाइट उस हिसाब से शेप होएगी और कस्टमर को बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और हमारी जो क्वेरीज हैं वो इस तरह से लिखी जाएंगी सच दैट वो अलग अलग डेटा जो हमारा है उसको कंबाइन करे और उस एक यूज़फुल इंसाइट्स हमें प्रोवाइड करे, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ रहा है ना, आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, जो मैं डायग्राम पहले दिखाई थी। और यहाँ पे जैसे क्योंकि इतने सोर्सेज से आ रहा है ना डेटा, तो जो मैं क्वेरी लिखूंगा, एनालिटिक OLAP क्वेरी लिखूंगा, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मैंने क्वेरी लिखी, ठीक है, साथ ही साथ मेरे को रिजल्ट आना चाहिए। ऐसा ना हो कि घंटे बाद मेरे को रिजल्ट आ रहा है, मेरे को साथ ही साथ अराउंड सेकंड्स में मेरे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो हम उस तो OLAP का ये जनरल पर्पज़ रहता है कि हम उस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करें, ठीक है। जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम को इस तरह से लिखें सो दैट जो OLAP क्वेरीज हैं इस तरह से लिखें, या फिर सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करें सो दैट हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम है वो जनरली कम हो, और क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है इसमें। और डेटा वेयर हाउस इज़ रिलेटेड टू OLAP, समझ आ गया होगा। डेटा वेयर हाउस इज़ रिलेटेड टू एनालिटिकल डेटा एनालिसिस एंड डेटा वेयर हाउस इज रिलेटेड टू OLAP, और इसलिए डेटा वेयर हाउस का डिज़ाइन इस तरह किया जाता है सो दैट OLAP की क्वेरी सपोर्टेड हो। तो जब हमने एक बार क्वेरी कर दिया, डेटा लेके आ गए, अभी वहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो डेटा आया है हमारे पास डेटा वेयर हाउस से, अभी उसको हमें प्रेजेंट करना है अपने बिजनेस को, अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको, ग्राफ्स की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में। वो रिप्रेजेंटेशन भी काफ़ी ट्रिकी रहती है, ठीक है, और उनको समझाना है कि हमें किस तरह के बिजनेस चेंजेस चाहिए, ठीक है, और किस तरह बिजनेस जा रहा है, ठीक है। तो हमें अलग वास्ट वेराइटी ऑफ, नॉट जस्ट कंप्यूटर साइंस, हमें और भी फील्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए ये डेटा को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए।
एंड लास्ट पॉइंट ओलैप का इज मल्टी डायमेंशन प्रोजेक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मल्टी डायमेंशन प्रोजेक्शन, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे। अभी अगर मैं आपको बताऊं तो मल्टी डायमेंशन प्रोजेक्शन, मल्टी डायमेंशन मतलब कि क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है ना, तो मल्टीपल डायमेंशन को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रोजेक्ट करना है कहाँ पे, अपने डेटा वेयर हाउस में, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं मल्टीपल डायमेंशन, मल्टी डायमेंशन प्रोजेक्शन, ठीक है। मल्टीपल डेटा सोर्सेज से प्रोजेक्ट किया डेटा हमने। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मल्टी डायमेंशन प्रोजेक्शन को नहीं समझ आया इस बार कोई चक्कर नहीं है, हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको। आगे कंसेप्ट्स आएंगे काफ़ी और सारे, तो उसके साथ ही हम इसको पढ़ेंगे। अभी जस्ट एक इंट्रो दिया मैंने आपको। आगे है ओ एल टी पी। ओ एल टी पी तो चलो हम पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। तो ओ एल टी पी और यहाँ पे सॉरी ये भी ओ एल टी पी है, ठीक है। ये ओ एल टी पी और ओ एल टी पी का जो डेटा है, वो डेटा अगर मैं आपको पिछले डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि ना इस डायग्राम से आपको क्लियर नहीं होगा। ये ओ एल टी पी था, ठीक है। ओ एल टी पी है और ये है ओ लैप। तो ओ एल टी पी से जब हम ओ लैप में डेटाबेस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि डेटा वेयर हाउस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या डेटा मार्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं कि भाई क्लीनिंग करनी है हमें डेटा की, करेक्ट, या डेटा को इंटीग्रेट करना है अलग अलग सोर्सेज से। पहले क्लीन होगा, फिर हमें उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो क्लीनिंग इन द सेंस, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ पे फिर से, कि ओ एल टी पी है, ओ एल टी पी की हमें क्लीनिंग करनी है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, जो डेटा है, ठीक है, कंबाइन करना है, एंड उसको हमने ओ लैप में डाल देना है। तो क्लीनिंग का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज ओ एल टी पी में डेटा पड़ा है कि कुछ जैसे अभिनव बंसल इज़, ठीक है, इज़ के स्पेलिंग गलत है, आई डबल एस लिखा हुआ है। तो क्लीनिंग में क्या होगा, हम उस स्पेलिंग को ठीक करेंगे, ठीक है, आई एस लिखेंगे। तो उसके अलग अलग एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है, क्लीनिंग के लिए। और अकेली ये डिस्क्रिपेंसी नहीं, अलग अलग डिस्क्रिपेंसी हो सकती है कि कहीं कैपिटल लेटर डाला हुआ है, स्मॉल लेटर डाला हुआ है, या फिर अलग अकाउंट्स हैं बट सेम यूज़र्स के अकाउंट है, तो हम उसको दो अलग अकाउंट की तरह नहीं देखना चाहेंगे ना, हम उसको ये देखना चाहेंगे क्योंकि सेम यूज़र का अकाउंट है तो उसको एक माने। तो इस टाइप की अगर चीज़ें हमें कंसिडर करनी है तो उसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग होगी, ठीक है, डेटा क्लीनिंग करनी पड़ेगी। जैसे पंचुएशन मार्क्स हैं उसको रिमूव करना है, जो वॉवल्स नहीं चाहिए हमें उसको रिमूव करना है। तो ये सब क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, इसके एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक कि आपको एल्गोरिदम्स में जाने की ज़रूरत है, एक दो एल्गोरिदम्स पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें, नेट पे सर्च कर लेना कि क्लीनिंग के कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, लोगों ने रिसर्च पेपर तक लिखे हुए हैं क्लीनिंग के, ठीक है। उसके जो चैलेंजेस हैं क्लीनिंग में चैलेंजेस तो रहते ही हैं। आप कभी भी एक स्टैंडर्ड नहीं बनेगा कि यही स्टैंडर्ड फॉलो करके क्लीन हो जाएगा। हर एक बंदे का अपना यूज़ केस होता है, ठीक है, और प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड क्लीनिंग तो पॉसिबल है ही नहीं है। तभी तो एल्गोरिदम्स लिखे गए हैं अलग अलग, उससे बेटर एल्गोरिदम्स आते हैं हर साल, हर साल के हर रोज़ बेटर एल्गोरिदम्स डेवलप करते हैं लोग, ठीक है, क्लीन करने के लिए। तो चैलेंजेस तो हैं कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, जो हर एक बंदा उस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को, जो स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क को यूज़ करे क्लीनिंग प्रोसेस के लिए। हर एक बंदा अपने हिसाब से क्लीन करता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्लीन करता है उस डेटा को और ओ लैब में डाल देता है, ठीक है। क्लीनिंग के बाद ओ लैब में डायरेक्टली नहीं डलता, एक और स्टेज आती है, उस स्टेज का नाम है इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लीनिंग तो हो गया डेटा अलग अलग सोर्सेज से जो आया है, अभी अलग अलग सोर्सेज मतलब कि अलग अलग टेबल्स मान लो अभी के लिए, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मान लो। अभी रिलेशनल डेटाबेस अलग अलग से आया है, तो जो रिलेशनल डेटाबेस मतलब कि उनके कॉलम्स होते हैं, कॉलम के नाम होंगे कुछ, तो अलग अलग जो टेबल्स बने हुए हैं उनमें जो कॉलम के नाम है वो सेम हो सकते हैं कि नहीं, हो सकते हैं। जब उनको हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट मतलब कंबाइन करेंगे, दो सेम कॉलम नाम वाले को कंबाइन करेंगे, जब उनका ऐसा हो कि नाम सेम हो और डेटा टाइप डिफरेंट हो, ठीक है, एक कॉलम का नाम हो आईडी तो उसमें टेक्स्ट हो, एक दूसरे टेबल में कॉलम का नाम भी आईडी हो और उसमें नंबर हो, ठीक है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है, तो स्कीमा इंटीग्रेशन में आ जाता है, ठीक है, कि स्कीमा इंटीग्रेशन हमें अच्छे से परफॉर्म करनी है। स्कीमा मतलब कि जो हमारे स्ट्रक्चर है टेबल का, उसको हमने अच्छे तरह से यूनाइट करना है। और डेटा इंटीग्रेशन क्या हो गया, जो उसके अंदर डेटा प्रेजेंट है उसको किस तरह से हमें कंबाइन करना है, ठीक है। स्कीमा इज अ स्ट्रक्चर, डेटा जो अंदर फिट है उसके अंदर, ठीक है, समझ आ गया। आई होप इंटीग्रेशन भी आपको समझ आ गया हो, क्लीनिंग भी समझ आ गया। उसके बाद हम सीधा डाल देते हैं कहाँ पे, ओ लैब में डाल देते हैं। ओ एल टी पी और ओ लैब सिंपल एक टर्मिनोलॉजी आपको समझ आ गया होगा क्या है, ठीक है, सही है। तो अभी क्विज़ करते हैं, ठीक है, जो अभी तक सो रहे थे अभी जाग जो, क्विज़ का टाइम है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टिकट्स आर बॉट बाय राजीव, ठीक है।
तो ये ओलैप क्वेरी है या OLTP क्वेरी है, अगर हमें ये देखना हो कि राजीव ने कितनी टिकट्स, मूवी टिकट्स खरीदी हैं। ऑब्वियसली ये OLTP है, क्योंकि ये तो सिंपल एक ऑपरेशन, मतलब एक हम क्वेरी लिखेंगे सिंपल सी कि राजीव ने कितना किया, तो डेटाबेस में डायरेक्ट आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं है कि हमें एग्रीगेट करके कुछ ट्रेंड एनालाइज करना है या कुछ करना, सिंपल OLTP क्वेरी है ये। हाउ मैनी पीपल हैड बॉट मोर देन 500 टिकट्स इन लास्ट मंथ, सिंपल सीक्वल क्वेरी से हो जाएगा ये कि ग्रेटर देन 500 वेयर द टिकट ग्रेटर देन 500, पता चल जाएगा आपको कितने लोगों ने खरीदी है। ठीक है, यूनिक भी पता चल जाएगा कि कितने लोगों ने 500 से ज़्यादा खरीदी है। अभी अगला क्या है वो क्या हुआ, OLTP हुआ। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पता चल रहा है हमें डेटाबेस से, कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेरीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो OLTP हुआ। अभी अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ, फोरकास्ट द सेल इन द अपकमिंग मंथ, इसमें एनालिसिस आ गई ना कि मुझे फोरकास्ट करना है, इसमें तो प्रेडिक्शन भी आ गई कि प्रेडिक्ट करना है सेल क्या होगी अपकमिंग मंथ में। तो इसमें एनालिसिस है डेटा का बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये ओलैप क्वेरी है। इसको करने के लिए मतलब हमें जो डेटा वेयर हाउस है उसको क्वेरी करना पड़ेगा, ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा, मशीन लर्निंग लगानी पड़ेगी, इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी, फिर जाके हम फोरकास्ट कर पाएंगे सेल क्या है। उसके बाद अगला है हाउ इज़ लोकेशन रिलेटेड टू सेल ऑफ टिकट, मतलब कि जो टिकट है किस जगह पे ज़्यादा बिक रही है, किस जगह पे कम बिक रही है। ठीक है, और एक ग्राफ सा प्लॉट हो जाए। ठीक है, इस जगह पे ज़्यादा बिक रही है, इस जगह पे कम बिक रही है, और यहाँ पे कौन सी जगह पे हमें बंद करना चाहिए, और प्रॉफिट एंड लॉसेस से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये भी ओलैप हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, प्रॉफिट आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सी लोकेशन बंद करनी चाहिए। ठीक है, एक बिजनेस डिसीजन लेना है, एनालाइज करना है हमें, तो इसलिए ये ओलैप क्वेरी होगी। आई होप आपको OLTP और ओलैप में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा, और जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है वो स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आपको समझ आ गई होगी, कुछ रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, एंड अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।